ये कहानी है सुनीता की, जो अपने दो बेटे रवि, ध्रुव और बड़ी बहू कविता के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सभी लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी सुनीता अपने घर में ध्रुव की शादी की बात छेड़ते हुए कहती है, ध्रुव, तेरे बड़े भाई की शादी को 2 साल हो चुके हैं और अब तेरी भी उम्र हो चुकी है। समय के साथ तेरी उम्र बढ़ती जा रही है बेटा, कर ले शादी। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। अरे मैं तो कहती हूँ कि जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की देख के ध्रुव भैया की शादी करवा दीजिए। क्यों भैया? अरे पर तुम लोग ध्रुव से तो पूछ लो कि वो इस शादी के लिए तैयार है भी कि नहीं। अरे ऐसे कैसे तैयार नहीं होगा? 28 साल का हो चुका है ये। सही समय पर शादी हो जाए ना तो वही अच्छा होता है। कविता बहू, तू अपने जैसी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दे जो मेरे घर को अच्छे से संभाल सके। माँ, लड़की देखने की क्या जरूरत है? वो क्या है ना, मैं पहले ही देख चुका हूँ। एक लड़की है जो मुझे ना बहुत पसंद है। क्या कहा तूने? अपने लिए लड़की देख रखी है? अरे कोई तो मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लो। तेरे बड़े भाई ने भी लव मैरिज की है और अब तू भी लव मैरिज कर रहा है। अरे एक बहू तो हमारे जात की लाने दो। माँ, मैं जानता हूँ कि हमारे घर में कोई दूसरी कास्ट की लड़की को आप आने नहीं दोगी, लेकिन जो भी हो, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी उसी से करूँगा। और मैं तो उसे कह भी चुका हूँ कि शादी करूँगा तो बस उससे करूँगा और किसी से नहीं। और आप ना नेहा के घर वालों से बात करके शादी करवा दो माँ। और वैसे भी अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं शादी किसी से करूँगा ही नहीं। पूरी जिंदगी कुंवारा रहूँगा। फिर मत बोलना मुझसे कुछ भी। ध्रुव की बात सुनकर अब सभी लोग ध्रुव के लव मैरिज के लिए मान जाते हैं। क्योंकि रवि और कविता की पहले से ही लव मैरिज हुई थी, इसलिए सुनीता अपने छोटे बेटे के लव मैरिज के लिए भी मान जाती है। अब अगले दिन सुनीता अपने सभी परिवार वालों के साथ नेहा के घर पर जाती है, जहां सुनीता, कविता और रवि तीनों को ही नेहा बहुत पसंद आती है। बहन जी, हमें आपकी बेटी नेहा बहुत पसंद है। वैसे भी हमारे बच्चों को तो ये रिश्ता पहले से ही मंजूर था, तो क्यों ना हम इस रिश्ते को 7 वचनों के बंधन में बांध दे। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मुझे भी ना ध्रुव बहुत पसंद है। आप जल्द से जल्द ना हमारे घर बारात लेकर आ जाइए। इस तरह ध्रुव और नेहा का रिश्ता पक्का हो जाता है। बहुत जल्द ध्रुव और नेहा शादी जैसे एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कौन जानता था कि इस हंसते खेलते परिवार को किसी की बहुत गंदी नजर लगने वाली है। ऐसे एक दिन सुनीता अपनी छोटी बहू नेहा से कहती है, नेहा बहू, जरा किचन में कुछ बर्तन रखे होंगे, तू उन्हें धो दे तो जरा। लेकिन मैं क्यों? आज बर्तन धोने की बारी ना दीदी की है, तो उनको बोलो ना कि वो अपने घर का काम संभालेंगी। मैं क्यों लगाऊं अपने हाथ? अरे जब मेरी बारी होती है तो वो कौन सा मेरी मदद करने के लिए आती हैं, तो फिर अब मैं क्यों करूं उनकी मदद? नेहा ये बात बोल ही रही थी कि तभी उसकी जेठानी कविता ये बात सुन लेती है और उसको फटकार लगाते हुए कहती है, हाँ तो मैंने तुम्हें कहा भी नहीं कि तुम बर्तन धो। और माँ जी, अगर आपको ये बर्तन इतने ही खटक रहे हैं तो आप खुद धो लिया करो ना। इसको क्यों बोलती हो? अगर आपसे बर्तन धोए नहीं जाते तो अपना मुंह बंद करके अपने कमरे में पड़ी रहा करो। दोनों की ऐसी बातें सुनकर सुनीता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो अपनी दोनों बहुओं को कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ अब दोनों बहुओं के बीच आए दिन कलेश होता रहता, कभी किसी चीज को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपनी बड़ी बहू से कहती है, कविता बहू, मैं बाहर मार्केट जा रही हूँ, कुछ देर में पानी आने वाला है। तू पानी को स्टोर करके रख लेना, क्योंकि उसके बाद 1 हफ्ते तक पानी नहीं आएगा। वो क्या है ना, पानी की पाइपलाइन टूट रखी है और वो अगले हफ्ते तक ठीक नहीं होगी। सुनीता ये बात बोलती है कि तभी सुनीता का बड़ा बेटा रवि बीच में बोल पड़ता है, माँ, माफ करना, लेकिन हर काम मेरी पत्नी ही क्यों करे? अरे आपकी छोटी बहू भी तो है, वो भी तो पानी को स्टोर करके रख सकती है ना। लेकिन भैया, नेहा क्यों करेगी? अरे भाभी भी इस घर की बहू है और इतने समय से भाभी कर रही थी। अगर वो अभी और कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? और मेरी पत्नी, अरे मेरी पत्नी कितना करेगी बेचारी, वैसे इतनी नाजुक लगती है। और वैसे भी जब देखो तब मेरी पत्नी काम करती रहती है और आपकी पत्नी, उसको तो आराम करने का समय मिल जाता है, वो आराम कर लेती है। लेकिन ये बेचारी काम कर करके देखो कितनी पतली हो गई है, कितनी कमजोर हो गई है। छोटे, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। जब से शादी हुई है तेरी, तब से तू अपनी जोरू का गुलाम बन गया है। अरे भैया, जोरू का गुलाम कौन है ना सबको पता है, और आप मुझे ना बोलो ना तो अच्छा होगा।
पहले तो सुनीता के घर में सिर्फ बहुओं के बीच का कलेश हुआ करता था, लेकिन अब दोनों भाइयों के बीच में भी बहस शुरू हो चुकी थी, जिसे सुनकर अब सुनीता का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो दोनों को चुप करवाते हुए कहती है, बस करो तुम दोनों। अरे तुम दोनों तो घर की औरतों से भी ज्यादा चिक चिक करते हो। ऐसे तो बहुएं नहीं लड़ती जैसे तुम लोग लड़ रहे हो। शांत रहो। माँ की बात सुनकर अब दोनों बेटे चुप हो जाते हैं। तो वहीं सुनीता भी अब पहले पानी भरती है और फिर मार्केट जाकर सामान लाती है। समय यूं ही बीतता है। बीतते समय के साथ सुनीता के घर में कलेश और भी ज्यादा बढ़ चुका था, कभी उसकी बहू के बीच तो कभी बेटों के बीच। ऐसे ही एक शाम सुनीता की बेटी मोहिनी अपने घर आती है। तो वहीं सुनीता अब अपनी बेटी मोहिनी को देखती है और बहुत खुश होती है। अरे मोहिनी बेटा, तू अचानक, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। अरे बहुत समय हो गया था आपसे मिले हुए, इसलिए सोचा अचानक आकर आपको सरप्राइज दे दूं। मोहिनी इतना बोलकर अपनी माँ को गले से लगा लेती है। माँ, भैया भाभी कहाँ हैं? वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे कहाँ होंगे, दोनों बहुएं अपने कमरे में बैठी होंगी और तेरे भैया उन लोगों की सेवा कर रहे होंगे। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं बेटा, 1-2 दिन रहोगी ना तो सब समझ में आ जाएगा। सुनीता और मोहिनी आपस में बात कर रहे थे कि वहाँ पर रवि और ध्रुव आ जाते हैं, जहाँ वो अपनी छोटी बहन को घर पर देखकर बहुत खुश होते हैं और उसको गले से लगा लेते हैं। अरे छोटी, तू यहाँ इस वक्त, वो भी बिना बताए? क्यों भैया, बिना बताए आई हूँ, इसलिए आपको मैं पसंद नहीं आ रही क्या? अरे बाबा, ध्रुव के कहने का मतलब ये नहीं था। उसके कहने का मतलब था कि तू अकेले क्यों आई। हम दोनों में से किसी को बता देती, हम दोनों तुझे लेने आ जाते। हाँ हाँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे। तू तो ज्यादा ही सोच लेती है, मोटी बुद्धि कहीं की। पर जब मोहिनी की दोनों भाभियां आती हैं और अपनी ननंद को देखती हैं, तो दोनों को जरा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो दोनों उसके सामने अपना असली रूप नहीं दिखाना चाहती थी। इसलिए वो झूठी हंसी के साथ उनकी खुशी में खुश हो जाती हैं। मोहिनी, जरा पनीर की सब्जी पास करना। बड़े भाई की बात सुनकर मोहिनी अब पनीर की सब्जी अपने भैया को देती है, पर रोटियां कम पड़ जाती हैं। ये देखकर मोहिनी कहती है, अरे ये क्या, रोटियां तो कम पड़ गई। कोई बात नहीं बेटा, कविता बहू जरा 2-4 रोटियां बना दे। नहीं माँ, कविता रोटियां बनाने नहीं जाएगी। अरे जब वो इस घर की अकेली बहू थी तो वो सारा काम करती थी, लेकिन अब इस घर में छोटी बहू भी आ गई है, इसलिए आज की रोटियां नेहा बनाएगी। माफ करना भैया, नेहा की तबीयत सही नहीं है, तो रोटियां नेहा नहीं बनाएगी, और जिसको खाना है ना वो खुद जाए और बना ले। दोनों भाइयों के बीच में कलेश देखकर मोहिनी को ये समझते देर नहीं लगती कि दोनों भाइयों के बीच में खटास पैदा हो चुकी है, और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि उसकी दोनों भाभियां हैं। लेकिन मोहिनी उस समय कुछ नहीं बोलती। अरे बाबा, आप दोनों एक दूसरे से झगड़ा मत करो। 2-4 रोटियों की बात है ना, मैं बना देती हूँ। मोहिनी तू बैठ, मैं बना कर ला रही हूँ। इतना कहकर सुनीता खाने की टेबल से उठकर रसोई में चली जाती है और रोटियां बनाना शुरू करती है। ये देखकर मोहिनी को बहुत बुरा लगता है। वो खाना छोड़कर कमरे में जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ घर का झगड़ा कम नहीं बल्कि बढ़ता ही रहा, जिस कारण सुनीता की दोनों बहुएं घर के काम को हाथ तक नहीं लगाती। एक दिन ऐसे ही सुनीता घर के बर्तन धो रही थी, तभी मोहिनी अपनी माँ से सवाल करती है। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, जब काम की बारी आती है तो दोनों भाई आपस में लड़ पड़ते हैं, जिसके कारण दोनों ही भाभियाँ घर के कामों को हाथ नहीं लगाती। आप इन्हें कुछ कहती क्यों नहीं हो? आप घर के सारे काम अकेले क्यों करती हो? आपने अपने दोनों बेटों की शादी करी है, सिर्फ उन्हें आराम देने के लिए करी है क्या? तो क्या करूं बेटा, मेरी बहू इस घर में है ही कहाँ। एक बेटा कहता है कि मेरी बीवी से काम मत करवाओ और दूसरा कहता है कि मेरी बीवी से काम मत करवाओ, और अब जब वो काम नहीं करेंगी तो किसी को तो काम करना ही पड़ेगा ना। ऐसे कैसे करना पड़ेगा? मैं भी देखती हूँ कि आपकी बहू आपसे काम कैसे करवाती हैं। इतना बोलकर मोहिनी अपने दोनों भाइयों को और भाभियों को हॉल में बुला लेती है और उनसे सवाल करती है। भैया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो। अरे एक समय था जब आप ये कहते थे कि मैं अपनी माँ को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा, लेकिन आज आप दोनों इस माँ को इतनी तकलीफ दे रहे हैं। माँ किसी के आगे सही से अपना दुखड़ा भी नहीं गा सकती। तुम कहना क्या चाहती हो नंद जी? माफ करना भाभी, लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ ना वो आप भली भांति समझ रही हैं। अरे कलेश हर घर में होता है, लेकिन घर के काम छोड़कर अपने कमरे में आराम करना ये कहाँ का इंसाफ है? एक बूढ़ी माँ से घर के सारे काम करवाना
ये कहाँ की मर्दानगी और आरामगिरी है। बस करो मोहिनी, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। तुम भूल रही हो शायद कि अब तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो, मेहमान की तरह आई हो। मेहमान की तरह रहो, समझी? वो इस घर में मेहमान की तरह ही रह रही है बेटा, पर उससे अपनी माँ के हालात देखे नहीं जा रहे हैं। मेरी बहू है ही कहाँ बेटा, एक तेरी बीवी है, एक उसकी बीवी। मेरे भी कुछ अरमान थे अपनी बहुओं को लेकर, मगर तुमने मेरे सारे अरमानों को चकनाचूर कर दिया। माँ, आपको अपनी बेटी पर विश्वास करना होगा और उस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है जहाँ आपकी कोई इज्जत नहीं है। अरे 4 दिन ये लोग अपने हिस्से का काम करेंगे, तब इन्हें अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर इन्हें पता चलेगा कि माँ का आंचल कितना मायने रखता है। तो ले जाओ ना मोहिनी अपनी माँ को अपने साथ, हम भी तो देखें कि आप माँ जी को कितने समय तक रख सकती हैं। भाभी, माँ का कर्ज तो कोई अदा नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे ये बात ना ही बोले ना तो अच्छा रहेगा। और हाँ, माँ के भले ही 2 बेटे होने के बाद भी वो बेटे अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी बेटी उनकी कोख से जन्म लेने का फर्ज जरूर निभाएगी। इतना बोलकर अब मोहिनी अपनी माँ का सामान पैक करके उन्हें अपने साथ ले जाती है और इस तरह सुनीता अपने बेटे बहुओं का घर छोड़कर अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। केशवपुर गांव में शकुंतला अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। शकुंतला ने कुछ ही समय पहले अपने बेटे रघु की शादी की थी और शकुंतला की बहू सीता एक गरीब घर की लड़की थी, लेकिन वो बहुत ही सुंदर थी। बहू, अब तक तेरा खाना नहीं बना? तुझे मैंने कितनी बार कहा है सुबह जल्दी उठा कर। माँ जी, मैं जल्दी उठी थी और खाना भी बस हो ही गया है। अब खाना हो गया तो मैं क्या करूँ? तू पहले अपने राम जी को भोग लगाएगी, तभी उस खाने को कोई और हाथ लगाएगा। ऐसे ही ना जाने कितने दिनों तक मेरा रघु भूखा प्यासा घर से चला जाएगा। माँ जी, बस 5 मिनट का ही तो समय लगता है राम जी को भोग लगाने में। हाँ हाँ, जैसे तेरे राम भगवान तो खाने ही आते हैं तेरे पास। चल अब जल्दी से राम जी को भोग लगाकर रघु को खाना दे दे। उसे खेत में जाना है, तेरी तरह यहाँ पड़े पड़े खाट नहीं तोड़नी उसे। माँ जी, बस लगा रही हूँ, थोड़ा सा समय दो। सीता शुरू से ही राम जी को भोग लगाए बिना खाना नहीं खाती थी और वो अपने मायके से ही राम जी को भोग लगाकर खाना खाती और सबको खिलाती भी। लेकिन शकुंतला को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। अब रघु के खेत जाने के बाद शकुंतला अपनी बहू सीता से कहती है, देख बहू, मैं तुझे ये नहीं कह रही कि तू राम जी की पूजा ना कर, उन्हें भोग ना लगा। ये सब अच्छा ही नहीं बल्कि पुण्य का काम है। लेकिन अगर घर का ही इंसान भूखा काम पर जा रहा है और भगवान को खुश करने के लिए भोग लगाए जा रहे हैं, तो ये भी तो सही नहीं है ना। जी माँ जी, मैं समझती हूँ आपकी बातों को। कल से मैं थोड़ा जल्दी उठूंगी और जब तक ये खेत में जाने के लिए तैयार होंगे, मैं अपने राम जी को भोग लगा चुकी होंगी। पूरी राम कहानी कह दी, लेकिन इसे अब तक सीता माता कौन थी ये समझ ही नहीं आया है। मैं कह रही हूँ तू पूजा पाठ कर, लेकिन भोग लगाने से अच्छा है घर के भूखे लोगों को खाना खिला दे। ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ। मेरे राम को मैं रोज भोग लगाती हूँ और वो खाने भी आते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब अगली रोज सीता अपनी सास से भी पहले उठ जाती है और खाना पीना बनाकर राम जी को भोग लगाती है। हे प्रभु राम, आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। राम जी आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। बस कर, तेरे राम जी आ गए और उन्हें खाना भी खा लिया। चल अब जाकर रघु को खाना दे, बेचारा भूखा है, उसे खेत भी जाना है। जी माँ जी, मैंने उन्हें बोल दिया है, वो आकर भोग लगा लेंगे। मैं उनके लिए खाना निकाल दूं। अब सीता अपने पति रघु को खाना देने जाती है तो रघु खाने की थाली को दूर फेंक देता है। जी, आपने खाना क्यों फेंका? क्या हुआ आपको? खाने में मक्खी गिर गई है क्या, या कुछ और? चुपचाप बहुत समय से देखे जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगी। अरे रघु, क्यों सुबह सुबह गुस्सा कर रहा है? जाने दे, मैंने समझा दिया है ना, अब से ये पहले तुझे ही खाना दिया करेगी। नहीं माँ, मैंने बहुत देख लिया, इसे देख देख के मैं थक चुका हूँ। सुबह हो या शाम हो, हर वक्त राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे करती रहती है। अरे हम यहाँ बैठे खाने के लिए, आप बैठे हो खाने के लिए, हम ही नहीं देती है और राम जी को भोग लगाती है। बस ये कहती रहती है कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। कहाँ आते हैं राम जी? तू शांत हो जा, मैंने उसे समझा दिया है। चल अब बैठ यहाँ। तुम जितना राम जी करती हो ना, अगर कोई और तुम्हारी जगह होता, इतना राम जी करता, तो वो हमारी तरह गरीबी में जी नहीं रहा होता, समझी तुम? तो क्या मैं राम जी का नाम सिर्फ पैसों के लिए लेती हूँ? हे राम जी, कैसी दुनिया है ये, सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं लोग।
मुझे माफ करना राम जी, मैं आपके अपमान को रोक नहीं पा रही हूँ। रघु गुस्से में बिना खाए ही खेत पर काम करने चला जाता है। इधर सीता की सास शकुंतला सीता को खूब खरी खोटी सुनाती है और सीता अपनी और अपने राम जी के अपमान का घूंट रोते हुए पी रही होती है। अब ये मगरमच्छ के आंसू बंद हो जाए तो घर के काम निपटा लियो। मैं विमला के घर जा रही हूँ, वहाँ थोड़ी बहुत शांति तो मिलेगी मुझे। माँ बाबूजी ने जो भी मुझे सिखाया है वही अपनाती आ रही हूँ। राम जी का अपमान होता देख मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं कितनी लाचार हूँ। घर का सारा काम करने के बाद ही सीता बिना खाए घर में बैठी भगवान राम का ध्यान कर रही थी। यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? जाकर खाने की तैयारी कर। खुद तो भरपेट खा लिया होगा और अपने राम जी को भी खिला दिया होगा तूने। बस भूखे हैं तो सिर्फ माँ और बेटा। बस माँ जी अभी बना रही हूँ, खाने की तैयारी तो मैंने कर रखी है। क्या बात है, एक ही बार में सुधर गई। आज अपने राम भगवान को भोग नहीं लगाया या फिर भूल गई? जाने दे, राम जी की पूजा पाठ कर ले वही बहुत है, और भगवान भी कौन सा खाने ही आते हैं। सीता अपने पति और सास शकुंतला को खाना खिलाने के बाद जो उसने सबसे पहले जो राम जी के नाम का खाना निकाला होता है उसे लेकर घर से निकल पड़ती है और गांव के पास वाले पीपल के पेड़ के पास खाना रख के हाथ जोड़कर राम जी से माफी मांगते हुए कहती है, हे प्रभु राम, मुझे माफ करना, मैं आपको समय से भोग नहीं लगा पा रही हूँ। आप भी मेरी दिक्कत परेशानी समझ रहे होंगे। आइए राम, भोजन ग्रहण कीजिए। आइए राम, भोजन ग्रहण कीजिए। प्रभु आप, मैं तो धन्य हो गई प्रभु, भगवान राम के दर्शन पाकर। सीता, तुम निराश क्यों होती हो? तुमने अब तक कभी भी हमें भूखे नहीं सोने दिया। हम तो प्रतिदिन तुम्हारे हाथों का भोजन ग्रहण करते हैं। हे भगवान, मेरा तो जीवन सफल हुआ। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि आपने मेरे हाथों के बने भोजन को ग्रहण किया है। अब हम आ चुके हैं सीता, मांगो, क्या चाहिए तुमको? नहीं नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे घर परिवार को कभी दिक्कत ना देना, बस यही चाहती हूँ मैं। अब सीता भगवान राम को भोग लगाकर घर आ जाती है। ऐसे ही हर रोज सीता खाना बनाने के बाद राम जी के लिए भोग निकाल कर अलग कर लिया करती और जब भी उसे समय मिलता तो वो अपने गांव के पीपल के पेड़ के नीचे भगवान राम को खाना देने पहुंच जाती थी। एक रोज देर शाम जब सीता सभी को खाना खिलाकर खाने से भरी प्लेट घर से लेकर निकलती है तो उसे शकुंतला देख लेती है। अरे ये कहाँ जा रही है खाने से भरा हुआ प्लेट लेकर? कहीं ये घर में खाना बनाकर गरीब लोगों को तो नहीं खिलाती? अगर ऐसा है तो आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। हे प्रभु राम, आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। हे भगवान, अब इसे घर में भोग नहीं लगाने देती हूँ तो ये यहाँ आती है क्या? क्या करूँ मैं इस औरत का? हे भगवान, लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। और आज मैं आपके लिए तरह तरह के पकवान लाई हूँ। सीता, ये तो तुम्हारी भक्ति की शक्ति है जो हम खुद यहाँ आकर तुम्हारे हाथ का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मेरे अगले पिछले सारे जन्म कर्म सफल हो गए। प्रभु, मैं धन्य हो गई। शकुंतला पेड़ के पीछे छुपी ये सब देख रही थी। उसकी बहू सीता किसी से बात कर रही है जिसे वो भगवान भी कह रही है, लेकिन शकुंतला को वो दिखते नहीं। लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी आवाज शकुंतला को सुनाई देती है और जब भगवान राम भोजन ग्रहण करते हैं तो थाली से भोजन भी गायब होता है। ये सब देखकर शकुंतला समझ जाती है कि उसे भगवान तो नहीं दिख रहे लेकिन वो सीता को जरूर दिख रहे हैं। हे प्रभु, मुझे माफ करना। आप मुझे दिख तो नहीं रहे हो लेकिन मैंने आपकी आवाज सुनी। मुझे माफ कर दो प्रभु, मैंने अपनी बहू को भोग लगाने को लेकर बहुत कुछ सुनाया। शकुंतला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा कहना ठीक था कि पहले परिवार वालों को खाना देना चाहिए, उसके बाद भगवान को लगाना चाहिए। और हम तुम्हें बता दें कि हम तो सीता की परीक्षा ले रहे थे और देखो सीता ने हमें भोग लगाना नहीं छोड़ा। शकुंतला को भी समझ आ गया था कि उसने एक बार को गलत जरूर किया, लेकिन शकुंतला की ही वजह से सीता को भगवान के ही दर्शन हुए।